हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः हम आप लोग को एमएससी सॉरी बीएससी पार्ट 3 का बैच लेकर आए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड। तो इस बैच में हम आप लोग को शुरू किया था ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में आज आपका होगा क्लास नंबर 9। पिछले क्लास में भी बताए थे और आज हम बताने जा रहे हैं आप लोग को कि अगर दो ग्रुप है तो दो ग्रुप को आप कैसे गुना करते हो। तो आज का जो क्लास है आपका, इसमें हम बता रहे हैं ग्रुप थ्योरी। तो आज है आपका क्लास नंबर 9। ग्रुप थ्योरी में आज हम बताने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द टू ग्रुप। क्वेश्चन भी आता है। तो दो प्रकार का होता था, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, तो हेडी मारेंगे एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द ग्रुप। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप क्या होता। तो पहले आप इसका परिभाषा समझें। इस पर हम आप लोग को जो आज बता रहे हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं बाबू दियांशु, जैसे आपने पढ़ा था दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा ऑर्डर पेयर में होता था, जैसे ए क्रॉस बी। तो मान लो यहां अगर दो अलग अलग ग्रुप है, तो दो अलग अलग ग्रुप है, तो दो ग्रुप को अगर हम गुना करते हैं तो किस तरह से गुना करेंगे। यह भी जो गुना करेंगे ना, तो दो ग्रुप का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो लेंगे वह भी एक ऑर्डर पेयर में होगा। तो दो कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर हम गुना करेंगे तो किस तरह से आप लेते हो, पहले हम इसका परिभाषा लिख देते हैं आप लोग को। ठीक है, तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का परिभाषा लिखा जाए। मान लेते हैं बाबू डिफिनीशन कि दो अलग अलग ग्रुप है। मान लेते हैं यहां से इफ G1 and G2 be any two group। मान ले G1 G2 दो अलग अलग ग्रुप है, तब यहां से कह रहा then the set of all other पेयर। मान ले दो ऑर्डर पेयर है इस तरह से, मान लो G1 और G2। तो यहां से कहेंगे सच दैट यह G1 एलिमेंट है G1 का और यह G2 एलिमेंट है G2 ग्रुप का। इसी को कहा जाता है इज कॉल्ड द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G1 बाई G2। मतलब G1 और G2 दो अलग अलग ग्रुप है। दो ग्रुप को अगर गुना करोगे तो इस तरह से गुना करेंगे। इसी को हम लोग इस तरह से कैसे पढ़े थे आप, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहां से आप लिख सकते हो इट इज डिनोटेड बाय G1 क्रॉस G2।
G1 क्रॉस G2, इसी को पढ़ा जाता है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G1 बाई G2। एक चीज ध्यान देना कि दो ग्रुप को अगर गुना करोगे कह रहा कि दो ग्रुप को गुना करो, जैसे आपने सेट थ्योरी में पढ़ा था ए और बी कोई दो सेट्स है, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, बस यही चीज करा है कि दो ग्रुप का कार्टेशियन प्रोडक्ट। G1 और G2 अलग अलग दो ग्रुप है, दो ग्रुप को गुना करेंगे G1 क्रॉस G2, तो G1 और G2 तो दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट या ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट पहला सेट्स का और दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट्स का, बस यही चीज है। आपने पढ़ा था सेट थ्योरी में ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, तो यहां भी अगर दो ग्रुप है ना तो कभी भी अगर दो ग्रुप है तो आप इसको याद रखेंगे। अगर यहां से कह देंगे हम लोग तो नोट में आप लिख सकते हो कि G1 क्रॉस G2 कभी भी बराबर नहीं होगा G2 क्रॉस G1 का, ताकि ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएगा। हो गया, इसे नोट में लिखा दिया, नोट में ही कह दोगा, इसको लिख लिया, पहला नंबर कह दिया और सेकेंड नंबर कह दिया कि G1 क्रॉस G2 बराबर या G1 इंटू G2 कभी नहीं होगा। इसको भी आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ऐसा नहीं, क्रॉस है तो इंटू में लिख देंगे, ये कभी नहीं होगा। G1 क्रॉस G2 कभी भी बराबर नहीं होगा G1 इंटू G2 का। और यार सेट थ्योरी में कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं पढ़े, ये ग्रुप है तो उसी के जैसा है ना, लेकिन सेम तो वही ना रूल आ रहा है। तो दुइये को तो कैसे होता है ग्रुप में बाइनरी और पसंद बउआ, या तो एडिशन या तो मल्टीप्लीकेशन। कहने के लिए चारों साइन होता है ऑपरेशन का, लेकिन दो ही केस लागू होता है, एडिशन या मल्टीप्लीकेशन। तो हम बार बार क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ अंदर एडिशन तो प्लस का केस लेंगे और नहीं लिखा हुआ है तो मल्टीप्लीकेशन लेंगे, नहीं लिखा हुआ तो मल्टीप्लीकेशन लेंगे। चलिए क्लियर है, इसे नोट में ही लिखेंगे। फिर हमने यहां से कहा थर्ड नंबर लिख लो इसको भी बाबू, यहां से मान लो यह G1 इंटू G2 बराबर यह एक सेट है, तो G1 इंटू G2 सच दैट यह G1 एलिमेंट है G1 का और यह G2 एलिमेंट है G2 का। देखिए अगर यहीं पर कहेंगे तो कहेंगे यहां से बिकॉज यह G1 क्रॉस G2 बराबर भी यह एक सेट होगा, यह लिखेंगे G1 कॉमा G2 सच दैट यह G1 एलिमेंट है G1 का एंड G2 एलिमेंट है G2 का। तो ध्यान दिया बुआ, अगर यह सिंपल गुना है रियांशु तो सिंपल होले G1 इंटू G2, लेकिन क्रॉस में है तो ऑर्डर पेयर, इसमें अंतर है ना, यह हमेशा ऑर्डर पेयर में हो गया। पूछता है क्वेश्चन इस पर,
अगर आपको यहीं से कोई कह देगा ना, मान लेते हैं कि लेट, मान लो यह एक ऑर्डर पेयर है A1 और यह A2 एलिमेंट है G1 क्रॉस G2 का, और मान लिया B1 और B2 यह एलिमेंट है G1 क्रॉस G2 का, तब आप यहां से कह सकते हो इसका मतलब कि पहला एलिमेंट पहला सेट्स का, बुआ पहला एलिमेंट पहला सेट्स का, इसका मतलब यहां से हो जाएगा देन यह A1 और B1 एलिमेंट है G1 का, एंड यह A2 और B2 एलिमेंट है G2 का। आया समझ में? जब ऑर्डर पेयर में हुआ तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो कहने का मतलब हुआ, अगर दो ऑर्डर पेयर को गुना करोगे, अगर दो ऑर्डर पेयर को गुना करोगे, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रूफ करोगे, तो इसी को आप इस तरह से लिख सकते हो। यहां से मान लो यह एक ऑर्डर पेयर है A1 और B1 इनटू दूसरा ऑर्डर पेयर है A2 और B2। डायरेक्ट प्रोडक्ट, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? गुना केस में लेंगे। वैसे तो हम लोग पढ़े थे बाबू दियांशु कि दो ऑर्डर पेयर को गुना करोगे तो वैसे नियम क्या था कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन, तो इसको करेंगे इसके साथ इसके साथ, फिर इसको करेंगे इसके साथ इसके साथ। लेकिन यह जब डायरेक्ट प्रोडक्ट है, जब यह डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो किस तरह से आप गुना, तो बाबू जब दो ऑर्डर पेयर को गुना करेंगे तो आप याद रखना राकेश, पहला नियामक के साथ, सॉरी, जब दो ऑर्डर पेयर को गुना करोगे तो पहला नियामक के साथ और दूसरा नियामक के साथ। याद रखे, इसका मतलब यह हो जाएगा A1 इंटू A2 और B1 इंटू B2। जब दो ऑर्डर पेयर को गुना करोगे तो इस तरह से आप लिख सकते हो, दिस इज द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो यह याद रखना, जब दो ऑर्डर पेयर को गुना करोगे तो पहला नियामक कोऑर्डिनेट पहला नियामक के साथ, दूसरा नियामक साथ। मतलब यह सिर्फ गुना के केस में लागू होता है, ध्यान दीजिएगा। इस पर एक थ्योरी भी है, इसको हम बता रहे हैं, लेकिन आप याद रखेंगे जब दो ऑर्डर पेयर को गुना करेंगे और जब यह ऑर्डर पेयर में है तो यहां से भी कह सकते बाबू यह एलिमेंट है पहला ग्रुप का, यह एलिमेंट है दूसरा ग्रुप का, यानी आप यहां से इसको लिख सकते हो। इसका मतलब हो जाएगा होयर, यह हो जाएगा A1 इंटू A2 एलिमेंट है G1 का और B1 और B2 एलिमेंट है G2 का। इस पर पहला थ्योरम है जो हम दे रहे हैं आपको। चलिए हो गया। देख बाबू
यह एक आर्टिकल है, लिखिएगा। मान लेते कि दो अलग अलग ग्रुप हैं। इफ G1 and G2 be the any two group। मान लिया G1 G2 अलग अलग दो ग्रुप है। कहीं कहीं किताब में बाबू ऐसे भी लिखा रहेगा रियांशु, G1 and G2 be the any two abstract group। कहीं कहीं ग्रुप की जगह एब्स्ट्रैक्ट ग्रुप भी लिखा जाए तो आप कंफ्यूज ना करें। तो यह जो एक सेट है, तब यहां से कह रहा देन द सेट G1 क्रॉस G2 बराबर यह एक सेट। तो बताओ, जब यह दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो यह हमेशा ऑर्डर पेयर में होगा। तो यह हो जाएगा G1 कॉमा G2, यह सच दैट। तो यह G1 एलिमेंट है G1 का, एंड यह G2 एलिमेंट है G2 का, पहला सेट और दूसरा सेट का। तब करा इज ए ग्रुप, यह भी एक ग्रुप होगा विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन या बाइनरी ऑपरेशन, टू द ऑपरेशन या बाइनरी ऑपरेशन है ना, बाइनरी ऑपरेशन डिनोटेड बाय मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन केस में। और इस तरह से डिफाइंड एंड डिफाइंड एज, मतलब यह एक ऑर्डर पेयर हम ले लिया कि G1 और G2 इंटू दूसरा ऑर्डर पेयर है H1 और H2। तो मैंने क्या कहा था, पहला नियामक के बराबर। तो यह हो जाएगा G1 इंटू H1 और G2 इंटू H2। यहां से आप याद रखना कि पहला नियामक यानी G1 और H1 एलिमेंट है G1 का, और यह हो गया G2 और H2 अगर एलिमेंट है G2 का, तो आप यह भी कह सकते हैं इसका मतलब दोनों गुना केस में होगा। तो G1 इंटू H1 एल्सो एलिमेंट G1 का, एंड G2 इंटू H2 एल्सो एलिमेंट G2 का। क्वेश्चन क्या करा है दो अलग अलग ग्रुप है और दो ग्रुप का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या एक ग्रुप होगा अंदर मल्टीप्लिकेशन। तो ग्रुप होने के लिए चार लॉ को पालन करना चाहिए, क्लाउजल लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लॉ। अगर ये चारों लॉ को पालन करवा दोगे तो कहेंगे कि वह जो दो ग्रुप का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, एक्सटर्नल प्रोडक्ट है, वह भी एक ग्रुप है। थ्योरी है, थ्योरी को लिख रहे हैं, आराम से आप लिख सकते हो। हो गया, समझ में आया राकेश? करा कि दो अलग अलग ग्रुप है, दो ग्रुप का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट भी क्या ग्रुप होगा। तो अंदर तो ग्रुप का मतलब चार लॉ को पालन करना चाहिए, क्लाउजल लॉ,
एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लॉ और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लॉ। अगर चारों लॉ को पालन कर जाएगा तो यह ग्रुप होगा। तो लिखिए तो बाबू, खाली लैंग्वेज है, सब कुछ जानते करते हो। चलिए आंसर हम मान लेते G1 G2 अलग अलग दो ग्रुप है। तो क्वेश्चन यहाँ क्या करा कि फोर या G1 क्रॉस G2 टू बी ए मल्टीप्लीकेटिव का क्वेश्चन में लिखा हुआ बाबू, अंदर मल्टीप्लीकेशन, तो आप इसको मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप कह सकते हो। क्या प्रियांशु? मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप का मतलब क्या हुआ? गुना के केस में जब यह मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप होगा तो यह लॉ को पालन करना चाहिए। वी शेल प्रूफ द फॉलोइंग कंडीशन या फॉलोइंग लॉ। तो ग्रुप होगा तो क्या कंडीशन था? पहला नंबर क्लाउजर लॉ, यह क्लाउजर लॉ को पालन करना चाहिए। तो क्लाउजर लॉ में यही ना पढ़े थे बाबू कि मान लो यह दो ग्रुप का कार्टेशियन प्रोडक्ट है G1 क्रॉस G2, तो यह एलिमेंट हमेशा ऑर्डर पेयर में होगा। जो भी एलिमेंट हम मान लिए यहाँ से कि लेट G1 और G2 और दूसरा मान लिया H1 और H2, यह एलिमेंट है किसका? G1 क्रॉस G2 का। तब ये दोनों को अगर आपस में गुना करोगे तब यहां से कहेंगे देन, बताइए, जब यहां से गुना किया तो G1 और G2 इनटू यह H1 और H2, तो हम बताए थे ना जब दो ऑर्डर पेयर को गुना करते, क्वेश्चनों में दिया था पहला नियामक के बराबर, तो जगह G1 इंटू H1 और G2 इंटू H2 एल्सो एलिमेंट G1 क्रॉस G2 का। मतलब यह क्लाउजर लॉ को पालन कर गया। ताकि आप तो ऑलरेडी ये जानते हो ना यहाँ से, इसका मतलब क्या हो गया? यह G1 और H1 एलिमेंट है G1 का है। जब दोनों को गुना करेंगे तो आप यहाँ से कह सकते हो ना कि G1 इंटू H1 एल्सो एलिमेंट G1 का। यहाँ से हम मान लिया एंड यह G2 और H2 अगर एलिमेंट है G2 का, तब यहाँ से कहेंगे देन G2 इंटू H2 एल्सो एलिमेंट G2 का। और जब इसी को ऑर्डर पेयर में लिखोगे तो आप यहाँ से कह सकते हो, इसका मतलब यह हो गया G1 H1 और यह हो गया G2 और H2 एल्सो एलिमेंट G1 क्रॉस G2 का। दिस इज द क्लाउजर लॉ, यानी क्लाउजर लॉ को पालन कर गया। तो कहेंगे G1 क्रॉस G2 सेटिस्फाई द क्लाउजर लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो शुरू में लिखिए दिया मल्टीप्लीकेटिव, तो बाद में मल्टीप्लिकेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बस जो भी एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में लेना। अब क्लाउजर लॉ के बाद लेंगे क्या? एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या लेते हैं बाबू? सेकंड नंबर, अच्छा सेकंड में अब लेंगे एसोसिएटिव लॉ। तो ऑर्डर पेयर में हम मान लेते हैं यहां से कि लेट G1 और G2 या H1 और H2, एक मान लिया K1 और K2 एलिमेंट है G1 क्रॉस G2 का। तब यहां से करा देन प्रत्येक ऑर्डर पेयर का पहला नियामक पहला सेट का और दूसरा नियामक दूसरा सेट का होगा।
तो आप यहां से कह सकते हो, इसका मतलब जब यह है, यहां से हम लोग कह देंगे होयर, यह हो गया G1 H1 और K1 एलिमेंट है G1 का, एंड G2 H2 और K2 एलिमेंट है G2 का। नहीं, प्रत्येक ग्रुप का पहला नियामक पहला का और दूसरा नियामक दूसरा सेट का। तो याद करो, जब यह ऑर्डर पेयर में है तब यहां से क्या लिए थे, एसोसिएटिव लॉ का मतलब कि A इंटू बी ब्रैकेट में C बराबर। तो मान लो यह हो गया कि G1 और G2 इंटू यह H1 और H2, और यहाँ पर यह ब्रैकेट ले लिया K1 और K2। तो बताइए, जब इसको लेंगे बाबू तो पहला नियम तो यह हो जाएगा G1 H1 कॉमा G2 और H2 इंटू K1 और K2, इतना लिख सकते हो। ठीक है, जब अब इसको अगर लेंगे तो यह हो जाएगा G1 इंटू H1, एक बार ले लो ना। अब जब ये ऑर्डर पेयर में लेंगे तो इसको लिख सकते हो आप G1 H1 K1 G2 H2 और K2। ठीक है, इतना लिख सकते थे। फिर अब यहां से लेंगे, यह G1 G2 अलग अलग ग्रुप है, यहां से आप कह सकते हो क्योंकि G1 और G2 आर ग्रुप, G1 G2 अगर अलग अलग दो ग्रुप है तो आप इसको लिख सकते थे बाबू, यहां से ब्रैकेट में ले रह जाएगा G1 इंटू H1 K1 कॉमा G2 इंटू H2 और K2। फिर इसको जब लिखेंगे ऑर्डर पे तो जगह G1 कॉमा G2, एक ब्रैकेट में ले लोगे तो ये जगह H1 K1 कॉमा H2 और K2। तो फिर आप इसको लिखेंगे G1 कॉमा G2, अब ब्रैकेट में जगह H1 और यह H2 इंटू K1 और K2। तो यह हो गया प्रूफ। दिस इज द एसोसिएटिव लॉ, A इंटू बी इंटू सी बराबर A इंटू बी सी। अगर थ्योरी जानते हो तो बारीकी से आप लिख सकते हो। कल फिर 2 बजे ही क्लास होगा बाबू, है ना? 2:30 बजे आइएगा, 2:15 बजे तक आ जाइएगा ना। तब 2 बजे आना है। अरे घिचा गया, बहुत घिचा गया आपके दिमाग में, तो नहीं है दिमाग में तो। अरे 100% सिलेबस समाप्त हो गया जिस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो देखिए ना, क्वेश्चन बैंक सामने है ना बाबू। पार्ट 3 में मैक्सिमम 100% क्वेश्चन बैंक का ही चलता है कि मैक्सिमम थ्योरी है ना, क्वेश्चन है ना जो घुमाएगा आपको, उसी को घुमा फिरा कर रहता है थ्योरी। हाँ, इस बात तो लास्ट चांस है, तो ना बच्चा नहीं पढ़ता है। बुआ तू भुतला जाता है यार। तुमको हम ही से टेंशन है ना, करा देंगे बढ़िया, तो लेते रहेगा। आ ना, उतना नहीं जाएगा, टेंशन क्या देगा, भविष्य में अच्छा कर जाइए पढ़ के बन के, है ना, बस नॉलेज जगाइए।
बुआ अब एक लेते हैं आइडेंटिटी लॉ। तो बता G1 G2 अलग अलग दो ग्रुप है, तो हम आपको यहां पर बात लिख लिया, देखो यहां थर्ड नंबर कह दिए एक्जिस्टेंस ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो बुआ गुना के केस में आप लिया आए, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को हमेशा ई से डिनोट करेंगे। तो मान लो आपने ग्रुप में ही ना पढ़ा था कि ए एलिमेंट है जी का और ई एलिमेंट है जी का, जी यहाँ कोई ग्रुप है, तो ए इंटू ई बराबर ए। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि अगर मान लो G1 G2 अलग अलग यहाँ दो ग्रुप है, तो हम अगर यहाँ से मान लेते हैं बाबू कि लेट E1 बी द, लिखते जाइएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। मान लिया E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप G1 का, एंड यह E2 बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G2 का। मतलब E1 E2 अलग अलग एलिमेंट मान लिया, तब यहां से आप मान सकते हो लेट यह E1 और E2 यह एलिमेंट है G1 क्रॉस G2 का। अदर पेयर में तो उसी का ना मानिएगा, ठीक है। अब हम यहां से मान लेते नाउ लेट G1 और G2 अगर एलिमेंट है G1 क्रॉस G2 का, तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब यहाँ पर हो गया G1 और G2 इंटू यह E1 और E2। तो इसका मान G1 G2 हो जाएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट मान लो यह A है बुआ, तो A इंटू ई बराबर A। तो हमने कहा था दो ऑर्डर पेयर को गुना करो, तो इसका मान हो जाएगा G1 E1 और यह हो जाएगा G2 और E2। तो बुआ रे अगर मान लेते हैं E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आप यहाँ से G1 इंटू E1 का मान कह सकते हो G1 और यह हो जाएगा G2। यह तो पालन कर गया, यानी आइडेंटिटी लॉ को पालन कर गया गुना केस में। हो गया बाबू। अब लेंगे यहां पर इनवर्स एलिमेंट। चौथा लॉ हो गया एक्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स एलिमेंट। तो याद करो इनवर्स एलिमेंट में दियांशु यह गुना का केस है, तो रिजल्ट होना चाहिए 1। आपने पढ़ा था ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a या a इनवर्स। तो अगर मान लेते G1 G2 अलग अलग यहाँ ग्रुप है, तो अगर हम यहाँ से मान लेते हैं बाबू कि लेट अगर G1 अगर एलिमेंट है G1 का, तब आप यहाँ से कह सकते हो अगर G1 ग्रुप है बुआ, G1 G2 अलग अलग ग्रुप है, तो चार लॉ को ऑलरेडी पालन करेगा। अगर G1 एलिमेंट है G1 का, तब आप कह सकते हैं G1 इनवर्स आल्सो एलिमेंट G1 का। नहीं हो जाएगा जब यह ग्रुप है। तो यहां से मान लेते हैं एंड अगर यह G2 एलिमेंट है G2 का,
तो आप यहां से कहेंगे देन G2 इनवर्स आल्सो एलिमेंट G2 का होबे करेगा। खाली थ्योरी लिख रहे हैं। तो अब आप बताइए, हम लोग यहां से माने थे आल्सो, अगर यहां से कह दें कि G1 एलिमेंट है G1 का है और G2 अगर एलिमेंट है G2 का, तो यहां से कहेंगे देन G1 और G2 आल्सो एलिमेंट G1 क्रॉस G2 का होगा। अगर इसका इनवर्स एलिमेंट मान लिया यहाँ से एंड G1 इनवर्स एलिमेंट है G1 का और G2 का इनवर्स एलिमेंट है G2 का, तो इसके अनुसार आप कह सकते हो G1 इनवर्स और यह G2, यह हो गया G1 इनवर्स और G2 इनवर्स आल्सो एलिमेंट G1 क्रॉस G2 का होबे करेगा। कुछ की है। जब हम रिंग थ्योरी पढ़ा रहे थे, लीनियर अलजेब्रा पढ़ा रहे थे, तो बहुते कॉन्सेप्ट बताए थे। यहाँ सब कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो, सब कुछ जानते हो बुआ। अब इनवर्स लॉ में यही ना पढ़े थे, ए इंटू ए इनवर्स बराबर ई मतलब 1 गुना का केस है। तो अब बताइए, यहां से हम लोग लेंगे नाउ नाउ यहां पर ले लिया हम लोग G1 और G2 इंटू G1 का इनवर्स और G2 का इनवर्स। इसका मान हो जाना चाहिए था कितना, ई। तो बुआ रे, जब दो ऑर्डर पे को गुना करे तो आप इसको लिखेंगे G1 इंटू G1 का इनवर्स, तो जगह G2 और G2 का इनवर्स। और हम लोग जानते थे ध्यानसु A इंटू ए इनवर्स का मान ई। इसके जगह आप लिख सकते हो E1, यह जगह E2, यह आल्सो एलिमेंट G1 क्रॉस G2 का, यानी आइडेंटिटी लॉ हो गया। तो सभी लॉ को पालन कर गया। तब हम लोग यहां से कह सकते थे कि हैंस यह G1 क्रॉस G2 इतना इज ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, यह मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है यानी सभी लॉ को पालन कर गया। तो G1 क्रॉस G2 यह जो आया ना, यह एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, सभी लॉ को पालन कर गया, तो हो गया आंसर। यह मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। तो लंबा है नो डाउट, लेकिन आसानी से आप पकड़ सकते हो ट्रिक। हो गया बाबू। चलिए देखो, एक और थ्योरम है, यह एक आर्टिकल लिखेंगे बाबू, करा इफ G1 एंड G2 आर ग्रुप, G1 और G2 अलग अलग ग्रुप है, यहां से करा देन द सबसेट G1 क्रॉस, यह एक सेट है E1, E2 ले लो यहाँ, यह E2
एंड यह एक सेट है E1 क्रॉस G2 ऑफ G1 क्रॉस G2 आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G1 क्रॉस G2 आइसोमॉर्फिक या आइसोमॉर्फिज्म टू G1 एंड G2 रिस्पेक्टिवली। हाँ, G1 और यह जो लिखा ना सेट, यह ले लिया E2 और E1 एक सेट ले लिया, यह आइसोमॉर्फिज्म है G1 एंड G2 का। बाबू ये क्वेश्चन को है ना हम अगले क्लास में सॉल्व कर देंगे आपको, तो लंबा है इसलिए, तो अगले क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आज इतना ही रहने दिया जाए।